हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं और ये मार्च महीने सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके की ही प्रश्नों की अधिकता रहती है। और आपको बता दें कि इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की भी सीरीज उपलब्ध है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। इन तीनों वीडियो की सीरीज को देख लेने के बाद से आपका करंट से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। आपको पता ही होगा कि राफेल को भी फ्रांस से ख़रीदा गया है, उसके कुछ विमान आ चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि कितने राफेल विमान भारत ने फ्रांस से ख़रीदे हैं, तो इसको आपको बताना है। तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह देखिए एयर फोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, कैटेरिना सकेला राव पाउलू, कैटेरिना सकेला राव पाउलू के बारे में सही कथन चुनना है। तो देखिए, इनके बारे में पहला कथन है, वह ग्रीस की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं। ग्रीस उन यूरोपीय संघ के देशों में से है जहां राजनीति में वरिष्ठ पदों पर सबसे कम महिलाएं हैं। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों इसके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, कैटेरिना सकेला राव पाउलू ग्रीस की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं। तो मतलब ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटेरिना सकेला राव पाउलू। आपको ये नाम बिल्कुल याद रखना है। देखिए, ग्रीस यूरोपीय संघ के देशों में से एक है जिसमें राजनीति में वरिष्ठ पदों पर सबसे कम महिलाएं हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये देखिए इतिहास का प्रश्न है, लेकिन आप लोगों के रिवीजन के लिए भी इसको यहाँ पे रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आप लोगों ने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में करना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टेलीविज़न श्रृंखला ने ग्लोबल ग्लोब्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। तो द क्राउन ने ग्लोबल ग्लोब अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न श्रृंखला ड्रामा का पुरस्कार जीता है। तो किसने? द क्राउन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फिल्म में गोल्डन ग्लोब्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नोमाडलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये कौन सा था? तो 78वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोचर पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है। तो किसने? नोमाडलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए को निर्यात किए जा रहे रेड राइस के बारे में सही कथन चुनें। तो रेड राइस लोहे में समृद्ध है और विभिन्न प्रकार के असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। बिना किसी भी रासायनिक उर्वरक के
उपयोग से, मतलब ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उपयोग से ये उगाया जाता है, हो सकता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है, इस किस्म को बाओ धान के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश भोजन का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें देखिए, जब ये असम में उगाया जाता है तो उत्तर प्रदेश का कैसे हो सकता है, असम का ही होगा। तो इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। देखिए, रेड राइस लोहे में समृद्ध है और विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों का उपयोग किए बिना असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। निर्यात की गई चावल की किस्म को बाओ धान के नाम से जाना जाता है, जो असमिया भोजन का भी एक अभिन्न अंग है। तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि रेड राइस कहाँ उगाया जाता है, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। तो आर्कटिक परिषद का सदस्य कौन नहीं है, तो देखिए, आर्कटिक वृत्त पर तो डेनमार्क भी आता है, कनाडा भी आता है, फेरो आइसलैंड भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आता। तो आर्कटिक परिषद का सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आर्कटिक परिषद के सदस्य देखिए, कनाडा है, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, फेरो आइसलैंड है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो चूँकि इनकी लोकेशन आर्कटिक सर्कल के आसपास की ही है, तो आर्कटिक परिषद के सदस्य यही सभी देश होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चाबहार पोर्ट के बारे में सही कथन चुनें। यहाँ पे देखिए, चाबहार पोर्ट की बात की जा रही है। तो चाबहार पोर्ट काफ़ी इस समय चर्चा में है, तो इसके कुछ प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पर एक प्रयास ये भी है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, चाबहार ओमान सागर के उत्तर में दक्षिण पूर्व ईरान में एक बंदरगाह है। यह ईरान के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्वी विकास मार्ग में प्रवेश प्रदान करता है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चाबहार पोर्ट ईरान का है और इंडिया के एग्जामों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो चूंकि इस चाबहार पोर्ट को विकसित करने का जिम्मा इंडिया ने उठाया है, तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इंडिया को क्यों ज़रूरत पड़ी, तो चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है इंडिया अपनी पहुंच मध्य एशिया तक पहुंचाना चाह रहा है, जिससे अफगानिस्तान वगैरह में पहुंच इस पोर्ट से जो है बहुत आसान हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में बच्चों के आईडी में मां का नाम शामिल करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी गई है। तो मतलब अभी तक बच्चों की आईडी में मां का नाम शामिल नहीं होता था। तो ये देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि पहली बार माताओं का नाम उनके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र में पर शामिल किया जाएगा। इससे महिलाओं के लिए अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरओ का एकदम फिक्स क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ पे है, तो दिल्ली से गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कहाँ से कहाँ तक का है, दिल्ली से गुरुग्राम। तो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के बारे में इससे पहले भी हमने आपको बताया था। तो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे मतलब फर्स्ट कहाँ पे है, कौन किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली से गुरुग्राम को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे से ही संबंधित है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है कि एक्सप्रेसवे 4 पैकेजों में बनाया जा रहा है
और यह लगभग 18.9 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा में और लगभग 10.1 किलोमीटर की लंबाई दिल्ली में होगी। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 29 किलोमीटर के आसपास ये हो जाएगा। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लगभग 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो द्वारका दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है, इसका निर्माण जो है भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे 4 पैकेजों में बनाया जा रहा है। इसकी लगभग 18.9 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में और लगभग 10.1 किलोमीटर लंबाई दिल्ली में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है? तो अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो भारतमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतमाला परियोजना को ही राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतमाला को भारत के राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला परियोजना कहा जा सकता है, जो पूरे देश में माल ढुलाई, यात्री आवाजाही की दक्षता के अनुकूलन पर केंद्रित है। मतलब किसी रोड को 2 लेन 4 लेन बनाना है तो ये सब भी यही डिसाइड करता है कि जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली है वहाँ 4 लेन कर दें, वहाँ 2 लेन कर दें। तो इसलिए भारतमाला परियोजना को ही क्या अम्ब्रेला परियोजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, GISAT-1 क्या है? GISAT-1 क्या है? तो ये है जियो इमेजिंग सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए अब ये क्या है, GSAT-1। तो GSAT-1 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्री हरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV F-10 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए GSAT-1 से ही संबंधित है। तो इसमें एक कथन दिया गया है कि GSAT-1 का उद्देश्य क्या है। तो कथन नंबर 1 है, यह लगातार अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की इमेजिंग प्रदान करेगा, मतलब फ़ोटो भेजेगा। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं या किसी अल्पकालिक घटनाओं प्रकरणों की त्वरित निगरानी के लिए सहायक होगा। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह देखिए लगातार अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की इमेजिंग प्रदान करेगा। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं या किसी अल्पकालिक घटनाओं प्रकरणों की त्वरित निगरानी के लिए सहायक होगा या कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान इत्यादि के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत इसरो द्वारा की गई है। तो इसरो द्वारा नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब ये देखिए क्यों शुरू किया गया है, तो जो अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष के अन्य खतरों से उपग्रह को बचाने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। तो नेत्र प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किसे फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए 15 वर्षीय वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो इनकी उम्र कितनी है? तो 15 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप्टन तान्या शेरगिल के बारे में सही कथन चुनना है। तो देखिए कैप्टन तान्या शेरगिल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की एक सर्व पैदल मार्च का नेतृत्व किया था।
वह सेना दिवस समारोह के इतिहास में पहली महिला परेड एजुजेंट हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सेना दिवस समारोह के इतिहास में पहली महिला परेड एजुजेंट कौन है? तो कैप्टन तानिया शेरगिल। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो कैप्टन तानिया शेरगिल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की एक सर्व पैदल मार्च का नेतृत्व किया था। वह सेना दिवस समारोह के इतिहास में पहली महिला परेड एजुजेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलारी पयट्टू क्या है? कलारी पयट्टू क्या है? तो कलारी पयट्टू क्या है कि इस खेल की शुरुआत केरल में हथियारों के इस्तेमाल से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कलारी पयट्टू एक खेल है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी और इसमें देखिए ये जंपिंग, रनिंग, अब इनके ये जो है केरल के नाम है और ये इनका इंग्लिश नेम है। तो जंपिंग, रनिंग और क्या है सोमरसॉल्ट, तलवार, खंजर, भाले, धनुष और तार जैसे हथियार शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन AIP सिस्टम का तत्काल लाभ क्या होगा? तो इससे देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, पनडुब्बियों द्वारा की जाने वाली आवाज़ और शोर कम हो जाएगा। पनडुब्बियाँ समुद्र की सतह से 1 मीटर उड़ने में सक्षम होंगी। ये गलत है और केवल एक सही है। पनडुब्बियाँ समुद्र से ऊपर कैसे उड़ेंगी? ये तो पानी के अंदर चलती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। DRDO ने हाल ही में, देखिए इसको विकसित किसने किया? तो DRDO ने AIP प्रणाली विकसित की है जो भारतीय पनडुब्बियों को पानी के नीचे की तुलना में अधिक घंटों तक रहने में मदद करेगी। यह यात्रा करते समय शोर के स्तर को कम करने में उपसतह प्लेटफॉर्म को घातक बना देगी, जिससे यात्रा करना मुश्किल कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO की AIP प्रणाली जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो किस पर आधारित है? तो वो आधारित है फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर। केवल 2 इज़ द राइट आंसर। लिथियम आयन बैटरी पर आधारित नहीं है। तो AIP प्रणाली किस पर आधारित है? तो फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। तो दोस्तों इस प्रकार से 20 क्वेश्चन मार्च महीने के और हो गए। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहिए और विजन एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।